हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एमएससीसी चैंप्स में। और आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जो आपको सिखाता है, प्रैक्टिस कराता है और सफलता की नई बुलंदियों तक लेकर के जाता है। आपकी सफलता ही, हम यकीन मानिए, आपकी सफलता ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको साइंस की, मैथमेटिक्स की और बहुत सारी क्लासेस आने वाले टाइम पीरियड में मिलने वाली हैं। तो आज सभी छात्रों का स्वागत करते हैं एमएससीसी चैंप्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक चैप्टर है, जिसका नाम है बच्चों ग्रेविटेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है एमएससीसी चैंप्स, ये आपको लगातार कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कराएगा, आपकी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा, बेटर रिजल्ट देने में तत्पर रहेगा और आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। बिकॉज आप ना एक चैंपियन की तरीके काम करने वाले हो यहाँ से। तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ ले बच्चों। ये आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करने वाला है। अगली स्लाइड जो हमारी आ रही है बच्चों, ये एम स्क्वायर कोचिंग सेंटर के लिए आ रही है। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाह रहे हैं या जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, वो एम स्क्वायर कोचिंग सेंटर संस्थान से जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है बेटा। आपकी सफलता ही हमारा मिशन है और एकमात्र लक्ष्य है। तो क्लास 6 से लेकर के 12th तक की सभी क्लासेस यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से कराई जा रही हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, मैथ्स को कवर कर रहे हैं बच्चों, फिजिक्स को और इंग्लिश को कवर कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। तो जैसे कि एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बैंकिंग, रेलवे और अदर एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है। तो बच्चों एक्सपर्ट फैकल्टी है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है और रेगुलर टेस्ट है। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक एमएससीसी चैंप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जल्दी ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पीरियड में मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आने वाला हूं। तो आप बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी सभी नई एजुकेशनल वीडियोस और आने वाली अपकमिंग हमारी मैथ्स की क्लासेस की वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। तो बिना समय बर्बाद किए हुए बेटा हम उस चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण या फिर आपका ग्रेविटेशन। तो बच्चों क्या सोचा है कि सेब हमेशा नीचे की ओर गिरता है ही क्यों है। अच्छा, एक ये चैप्टर भी है बेटा, जिस चैप्टर को मैंने ना चैनल पर करवा दिया है। तो आप लोग फटाफट से जा करके ना इस साउंड चैप्टर को जरूर देख लें और उसके बाद हम अपने चैप्टर की तरफ आ रहे हैं। और ये साउंड चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से कराया है। अगर आप लोगों को इस साउंड चैप्टर में मजा आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या इस चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं ढेर सारी, वो वीडियो भी लेकर के मैं जल्दी आऊं। तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे इस वीडियो के नीचे। तो चलिए बेटा, अब बगैर समय बर्बाद किए हुए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं और इस स्लाइड के बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों सेब हमेशा नीचे की ओर ही क्यों गिरता है बताइए जरा। या फिर चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता क्यों रहता है। कभी आपने सोचा है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में कैसे बने रहते हैं। इन सभी सवालों का जवाब हमें इसी चैप्टर में मिलने वाला है बच्चों। इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, मास और वेट में क्या अंतर होता है, फ्री फॉल क्या होता है और एक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये क्या होता है। और इस चैप्टर में हमको थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में भी जानना है और साथ ही साथ एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे आने वाले पार्ट्स में। तो जल्दी ही आप लोग मुझे बताएंगे आज के पार्ट को देख करके कि आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा। अगर ये पार्ट अच्छा लगता है आप लोगों को बच्चों, तो मैं इसका सेकंड और थर्ड पार्ट जो न्यूमेरिकल का है उसे भी जरूर लेकर के आऊंगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इसका सेकंड पार्ट आप लेकर के आए, तो मैं इसका सेकंड पार्ट बेटा बहुत जल्दी लेकर के आ जाऊंगा। अगर आप क्लास 9 साइंस में अच्छे अंक लाना चाहते हैं
तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो आप मान के चलिए कि आपके लिए नॉलेज बहुत यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने एमएससीसी चैम्प्स को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी सभी नई एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं आज का शानदार चैप्टर ग्रेविटेशन। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं ना कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन आखिर होता क्या है। तो बेटा अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशन की, तो अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, है ना। साफ साफ एक बात लिखी हुई है बेटा यहाँ पर कि अर्थ यहाँ पर बेटा अट्रैक्ट कर रही है पुल्स और ऑफ द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, द फोर्स विद which the earth pulls the object towards it is called the gravitational force of the earth or gravity। इसका मतलब साफ है बच्चों, इसका मतलब साफ है। और ये क्या कहना चाह रहा है कि अर्थ ने ना ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, और जब अर्थ ने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया तो इस फोर्स जो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, जिससे ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहा है, इसी फोर्स को बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कहा गया। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को हम ग्रेविटी भी कहते हैं, जो पृथ्वी यानी कि अर्थ हमारी तरफ लगाती है, अपनी तरफ लगाती है। जैसे आप बच्चों एक स्टोन को ना किसी हाइट से गिराइए, किसी ऊंचाई से गिराइए, तो आप देख पाएंगे कि जब आप स्टोन को बेटा ड्रॉप करते हैं ना एक हाइट से, तो क्या होता है कि अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, ऑन द स्टोन एंड द पुल्स इट डाउन। तो जैसे आप स्टोन को फेंकते हो, बॉल को फेंकते हो, तो बॉल एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद बच्चों नीचे आना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी, और इसी को तो बोलते हैं ग्रेविटी। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट करता है एवरी अदर ऑब्जेक्ट को। ये बात तो आप बिल्कुल प्रॉपर क्लियरली, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो की तरीके इस बात को समझ लें कि किस तरीके से आपके ऑब्जेक्ट्स बेटा यहाँ पर काम करने वाले हैं। क्लियर हो रही है बात? अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। अगर मैं बात करूं बेटा कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन साहब ने क्या कहा था, तो न्यूटन साहब ने कहा था कि अगर यूनिवर्स अट्रैक्ट कर रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी एक सर्टेन फोर्स के साथ, तो द फोर्स जो लग रही होगी बेटा, फोर्स विद टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो दोनों ऑब्जेक्टों के बीच में लगने वाले फोर्स को ही तो हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। आपको आई थिंक मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। न्यूटन साइंटिस्ट हैं और न्यूटन साहब ने ये कहा था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा बेटा यहाँ पर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ खींचता है, एक निश्चित फोर्स के साथ खींचता है। और जब दो वस्तुओं के बीच में, दो ऑब्जेक्टों के बीच में कोई फोर्स लगता है बेटा, इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से आपने पढ़ा इस चीज को और बहुत अच्छी तरीके से आप इस बात को समझ पा रहे हो, है ना। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा बच्चों की ग्रेविटी क्या है ना, ग्रेविटेशन क्या होता है। और ग्रेविटी जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ की तरफ से, ये कैसे काम करती है। अगर ये सभी चीजें समझ में आ रही हैं और चैनल में बताई हुई चीजें बेटा आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को बेटा जरूर प्रेस करना, ठीक है। बेल आइकन को बगैर प्रेस किए हुए मत जाना, क्योंकि अगर बेल आइकन को बगैर प्रेस किए हुए आप चले गए तो बेटा हमारी एजुकेशनल वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं, उससे पहले ना एक नोट है, इस नोट को समझ लेते हैं। आइए, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आर स्मॉल the mass of the object are small, then gravitational force between them is very small which cannot be detected easily। सिंपल सी बात है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है ना, अगर वो छोटा है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा उनके बीच में और भी छोटा लगेगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट का मास छोटा है
तो ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि उसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, पहचाना भी नहीं जा सकता। क्लियर है बात? तो मैंने आपसे कहा था बच्चों कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो बेटा एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। कोई भी बॉडी है यूनिवर्स के अंदर, वो बेटा दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक सर्टेन फोर्स के साथ, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस बात को थोड़ा सा समझते हैं इस तरीके से कि मान लीजिए ये कोई ए ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में बेटा आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मास m1 दिख रहा है और इस ऑब्जेक्ट का मास बेटा m2 दिख रहा है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दिख रही है? r दिख रही है। और ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हो, इसी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझ में आने वाली। दो बातें ये यहाँ पर समझनी है कि पहली बेटा की फोर्स जो कि दो बॉडीज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस यानी कि m1 और m2 जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो बेटा f1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 और m2 के। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। दो ऑब्जेक्ट के फोर्स हैं और दोनों ही फोर्स के इक्वल होने वाला है यहाँ पर। क्लियर है बात? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है आपको ये चीजें, है ना? और अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आप अभी इसको क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। सेकेंड पॉइंट है बेटा द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैंने आपसे कहा, क्या कहा? कि जो डिस्टेंस होगी वो बेटा f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के इक्वल होने वाली है। क्लियर हो रही है बात? यहाँ तक सभी बातें समझ में आ गई हैं? अगर समझ में आ गई हैं बच्चों तो जल्दी से क्या करेंगे? मुझे कंफर्म कर देंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कि ग्रेविटेशन को क्या होता है और ग्रेविटेशन क्या होता है। और दूसरा मुझे कमेंट में ये भी बताएंगे कि आइंस्टीन की जो एनर्जी की इक्वेशन है वो क्या होती है। तो सभी लोग मुझे ध्यान से सुन पा रहे हैं, और अगर सुन पा रहे हैं तो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। क्लियर है? चलिए तो आगे चलते हैं हम इस सीरीज में और इसको बेटा आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। कंबाइनिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जो फोर्स है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा किसके? m1 इंटू m2/r² के। तो अभी देखिए इस इन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा बेटा कांस्टेंट। तो हमने लिया कांस्टेंट और ये कांस्टेंट हो गया हमारा g। क्लियर है बात? तो जैसे ही हमने ये कांस्टेंट ले लिया तो हमारी ये बात क्लियर हो गई कि g यहाँ पर बेटा यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, जो कि m1 इंटू m2/r² के मल्टीप्लाई के साथ ही होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकल करके आ चुकी है आपके पास F इक्वल्स टू g इंटू m1 m2/r²। तो अगर बात यहाँ पर करें बेटा डिस्टेंस को डबल करने की, इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, अभी डिस्टेंस r थी, अगर इसी डिस्टेंस को मैं 2r कर देता तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो 4 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस बेटा a और b के बीच में जो डिस्टेंस थी वो r थी, और अगर ये r थी तो इसको डबल कर देंगे तो 2r हो जाएगी, और जैसे ही ये 2r हो जाएगी बेटा तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपका 4 टाइम्स हो जाने वाला है। क्लियर हो रही है बात? चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर को लेकर के, है ना? और इस चैप्टर को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे जिसमें यूनिट्स की बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, जो जी की वैल्यू हमने निकाली है कि F इक्वल्स टू जी m1 m2/r²। तो इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? चलिए समझते हैं बेटा बात को कि ये जो जी है ये किस तरीके की वैल्यूज को बताने वाला है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस। यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि जो ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स F के बीच में दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 है और एक का मास m2 है, उनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बेटा
फिक्स किया गया है और वो डिस्टेंस है r। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आई है वो Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर आई है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर आई है। तो अब जरा इस बात को समझेंगे, दिस कैन बी रीअरेंज टू गेट एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G एज फॉलोज। तो बेटा बात साफ है कि जब हम इसे दोबारा से अरेंज करेंगे तो एक्सप्रेशन हमें मिलने वाला है F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2, जहां से हमारी यूनिट निकल करके आने वाली है। क्लियर हो रही है बात बच्चों? तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हुआ, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होने वाला है। तो देखिए साफ साफ मेंशन है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है वो इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच इज एक्सर्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस kept at a unit distance from each other, and the value of universal gravitation constant is this, यानी कि G has been found to be 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस बात को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो यूनिवर्सल कांस्टेंट यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को आपको रखना पड़ेगा और ये वैल्यूज आपको उस समय रखनी पड़ेगी, तभी आप इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर के, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। जल्दी से बच्चों सभी लोग कमेंट्स करिए और मुझे बताइए कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अच्छा, किसी को स्केलर क्वांटिटी के बारे में पता है? अगर मैं आपसे बात करूं बेटा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा, वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें आपको डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता होती है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, वेक्टर में दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। क्लियर हो रही है बात? तो फोर्स, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बच्चों वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट जो होता है ना, जिसे एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं, ये न्यूटन होता है। और सीजीएस में बेटा ये डाइन बोली जाती है ना। सीजीएस यूनिट इसका क्या है? डाइन है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन। क्लियर? तो सबसे छोटी यूनिट है आपकी क्या है? जैसे रेडियस ऑफ अर्थ, बहुत अच्छे से नोट करिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। क्लियर? तो ये आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते बेटा। क्लियर है? तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये मैंने क्यों बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये वैल्यूज आपको याद हो गई सारी की सारी तो आप ये मान के चलिए आपके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कवर होने वाले हैं। तो चलिए रेडियस ऑफ अर्थ की अगर मैं बात करूं बेटा, तो रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है वो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर होती है। मास ऑफ अर्थ की अगर बात करूं तो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी होती है। और मास ऑफ सन की बात करूं बेटा तो 2 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी होती है। और मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 टू द पावर 20 केजी होती है। अब आप मुझे बताओ, अगर किलोमीटर में दी गई है वैल्यू और मीटर में कन्वर्ट करनी हो तो किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? जल्दी से बताएंगे। और अगर किसी को यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका एक सेकंड पार्ट लेकर के जरूर आऊंगा। क्लियर हो रही है आप सभी को बात? तो जल्दी से बता दें अगर मुझे आप सभी को ये मेरी बात क्लियर हो रही है और समझ में आ गई है तो। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर मैंने ना इन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बात करी है। और अगर आपको इस चैप्टर में सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं तो बच्चों जरूर बताइएगा। मैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आपके पास लेकर के आने वाला हूँ बहुत जल्दी। तब तक के लिए आप लोग ना एमएससीसी चैनल को, चैंप्स को आपको करना क्या है बेटा, चैंप्स, सभी चैंप्स इस बात का ध्यान दें कि इस चैप्टर को क्या करेंगे बेटा, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को तुरंत प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे वीडियोस आपको जल्दी आ जाएं। ठीक है? और एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा कि साउंड चैप्टर मैंने इसमें अपलोड कर दिया है। साउंड चैप्टर आप जरूर देखिएगा जाकर के, आपको उसमें बहुत अच्छे फीचर्ड नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं।
तो बच्चों उस नोट्स में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है, आपको जाएंगे तो वहां पर बहुत कुछ मिलने वाला है। और चैंपियंस आपको पता है ना कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो दिखता नहीं लेकिन पूरी दुनिया को हिला देता है। जरा सोचो, अगर साउंड ही ना होती ना तो ना मम्मी की डांट सुनाई देती, ना दोस्तों की हंसी, ना मोबाइल की रिंगटोन और ना ही स्कूल की घंटी। तो बच्चों इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा जाकर के। और अगली स्लाइड जो हमारी आ रही है उसके बारे में मैं आपके बड़े भाई बहनों के लिए बता दूं कि यूपी पेट 2025 की एक सीरीज हमने शुरुआत करी है बेटा, जिसके बारे में हमने कैसे फॉर्म को भरना है, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या एग्जाम पैटर्न है, ये सभी चीजों पर डिस्कशन किया था, है ना। और ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई थी। तो इस वीडियो को जाकर के देख ले, चैनल पर पड़ा हुआ है। और सभी लोग इस चैनल को वीडियोस के माध्यम से बेहतर तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर यूपी पेड 2026 की सभी श्रृंखला में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के आने हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगला कंटेंट हमारा इस चैनल पर अपलोड होने वाला है जिसमें हम पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे 2025 और 26। तो आप सभी लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे, इस कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से प्यार देंगे। तो तब तक के लिए बच्चों अभी देखिए अगली से जो स्लाइड हमारे पास आ रही है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मतलब आपने ना जो अभी तक अपना पेशेंस दिखाया है और अभी तक जो इस वीडियो के लिए प्यार दिखाया है, इस वीडियो के लिए ऐसे ही बनाए रखिए और एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।